हेलो एवरीवन। रिसेंटली न्यूज़पेपर्स में इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का जो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के लेके जो जजमेंट आया था उसके ऊपर लगातार एडिटोरियल आ रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग में हम इस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लेंगे और जो भी हमारे इसमें जुडिशियल एक्टिविज़म या जुडिशियल ओवररीच और जो भी इसमें लेकर के हमारे एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव से या नॉलेज के हिसाब से जो भी प्रश्न उठते हैं हम उसका समाधान करेंगे। तो हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, जो संवैधानिक पीठ है, उसमें 5 जजेस थे और जस्टिस के.एम. जोसेफ साहब जो उसमें लीड रोल में थे, इन्होंने अनएनिमसली मतलब एक तरफा तरह से निर्णय दिया और इनका ये कहना था कि हमें एक कमेटी का गठन करना चाहिए। वह कमेटी जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। यह कमेटी प्रेसिडेंट को नाम रिकमेंड करेगी और उसके बेस पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमीशन, इन दोनों का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। इस टॉपिक को कवर करने के लिए हम यह देखेंगे कि वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमीशन है उसके अंदर नियुक्ति का प्रावधान क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये निर्णय लिया है उसमें किसने रिट लगाई थी या फिर कोई पीआईएल आई थी, तो उसका क्या संदर्भ था, उन चीज़ों को लेंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जो आर्टिकल 324 है, जो इलेक्शन कमीशन के संबंध में यह कहता है कि भारत का राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट करेगा और जब तक कि भारत की पार्लियामेंट कोई नियम या कानून नहीं बनाती है तब तक राष्ट्रपति इसमें इनका नामांकन करेगा। और चूंकि हम जानते हैं कि जो राष्ट्रपति नामांकन करता है उसके अंदर गवर्नमेंट की अपनी एक पावर होती है, तो गवर्नमेंट के माध्यम से ही इसकी नियुक्ति होती है। तो यहाँ पर इस निर्णय के बाद से एक सवाल उठा है, क्या यह डेमोक्रेसी की एक नई जीत है? क्योंकि हमने देखा कि 24 अप्रैल 1973 को केशवानंदा भारती केस का जजमेंट आया था और उस जजमेंट को इस प्रकार से देखा गया जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिक डॉक्ट्राइन दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर का, कि एक संविधान का मूल ढांचा है जिसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाती है। उस छेड़छाड़ के आधार पर लोगों ने ये कहा था और एक्सपर्ट का कहना था कि ये जजमेंट भारत की जो हमारी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसकी जीत है। यहाँ पर कुछ जो हमारे इसके संविधान विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि ये डेमोक्रेसी की जीत है और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये डेमोक्रेसी की लॉस है। तो हम इन दोनों पर्सपेक्टिव को लास्ट में देखेंगे। इस चीज़ के साथ हमें यह भी समझना होगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई एक पार्लियामेंट्री पावर नहीं देता है, संसद को केवल एक शक्ति नहीं देता है कि आपको कानून बनाना है, बल्कि ये संसद को एक जिम्मेदारी भी देता है कि आपको कुछ आपके कर्तव्य हैं उनका निर्वहन भी करना है। और ये जो सेंटेंस मैंने यहाँ यूज़ किया है, इस सेंटेंस का रिलेवेंस हमारे इस केस और इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका है उससे जुड़ा हुआ है। सबसे पहले ये देखते हैं कि वर्तमान में जो नामांकन के लिए जो सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है अपने जजमेंट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो इसके अंदर आप एक हाई पावर कमेटी बनाओगे, उस कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्राइम मिनिस्टर के अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ये तीनों की कमेटी ही जिसके अंदर लेजिस्लेचर या विधायिका से प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन है और जुडिशरी की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो ये तीनों मिलकर के इस हाई पावर कमेटी का जो रिकमेंडेशन है वो भारत की प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और जिस प्रकार से आर्टिकल 324 बोलता है कि प्रेसिडेंट है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन को नॉमिनेट करेगा। तो ये एक जो नया इस डिसीजन के बाद जो चेंज होगा वो ये, और ये प्रणाली तब तक लागू होगी जब तक कि इसके अंदर भारत की संसद है कोई नया कानून नहीं बना देती थी। यदि हम देखें वर्तमान के अपॉइंटमेंट प्रोसेस को, तो वहाँ पर आर्टिकल 324 का जो राष्ट्रपति का नामांकन है उसके अंदर एक चीज़ हमें ये एग्ज़ाम्स के हिसाब से समझनी होगी कि जो हमारा आर्टिकल 74 है वो ये कहता है कि जो भी राष्ट्रपति कार्य करते हैं उसके अंदर राष्ट्रपति को एड एंड एडवाइस लेनी होगी अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो आर्टिकल 74 इनडायरेक्टली इसके अंदर एक गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के अंदर जितने पदाधिकारी हैं उनकी आप नियुक्ति करेंगे। यहाँ पे इसके बाद दूसरा पहलू हमें ये समझना होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस क्यों आया और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेरेंस क्यों किया है। क्योंकि यहाँ पर कुछ जो संविधान के विशेषज्ञ हैं उनका ये भी कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इंटरफेरेंस किया है वो जुडिशियल ओवररीच है। हम इस टर्म के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे जब हमारे बेसिक कंसेप्ट जो एग्जाम्स में आने लायक है वो कवर हो जाए। तो उसको उन्होंने जुडिशियल ओवररीच का नाम दिया है।
इसके बारे में लास्ट में देखेंगे। परंतु ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर इसलिए किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL, जिसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, और ये जो 1980s के दौर के अंदर सुप्रीम कोर्ट का खुद का एक अपना नया इनोवेशन था। तो PIL के बारे में हमारा संविधान कहीं भी कोई चीज़ नहीं बताता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को इवोल्व करते हुए PIL का कंसेप्ट लेकर आया। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि पब्लिक के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उनको हम डायरेक्ट, आप बिना कोई फीस के डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा सकते हैं, तो उनको हम सुनेंगे। तो ये जो इश्यू था इलेक्शन कमीशन का, इसके लिए भी PIL आई थी। साल 2015 के अंदर आई, उसके बाद 2018 के अंदर आई। तो इस PIL की हियरिंग चलती रही। चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व रखा था और रिसेंटली 3 दिन पहले उन्होंने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। इसके अलावा अगर आपको ध्यान में हो तो कुछ टाइम पहले ही हमारे नए इलेक्शन कमिश्नर साहब की नियुक्ति हुई थी। उस इलेक्शन जिसमें मिस्टर अरुण गोयल साहब थे, तो अरुण गोयल साहब की जो नियुक्ति थी, उसकी नियुक्ति का प्रोसेस इतना जल्दी था कि सुप्रीम कोर्ट में भी इंटरफेरेंस हुए, केसेस हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा था कि यदि सरकार को इनकी नियुक्ति इतनी फास्ट करनी थी तो सरकार को हमारे पास आना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई हैंकी पैंकी नहीं किया है तो उन्हें जो भी डॉक्यूमेंट्स इनके प्रोसेस में फॉलो हुए हैं वो दिखाने होंगे। तो अरुण गोयल साहब की जो नियुक्ति हुई थी, उस नियुक्ति ने भी एक इसमें दूसरा कार्य किया है, जिस कारण से ये केस सुप्रीम कोर्ट में था। तो मैंने आपको वैसे ही बताया कि अरुण गोयल साहब की जो नियुक्ति है, इन्होंने 18 नवंबर 2022 को अपना रेजिग्नेशन दिया था और विदिन 24 आवर्स आपका अपॉइंटमेंट कर दिया गया एज ए इलेक्शन कमिश्नर। और इनके बाद 21 नवंबर को इन्होंने अपना अपॉइंटमेंट वहाँ पे ग्रहण कर लिया। तो इतनी शीघ्रता से किया, तो इस कारण से सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक केस था। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को जो कहा था कि आपको इनके अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस आपने फॉलो किया वो हमें दिखाने होंगे। इस इश्यू को ध्यान में रखते हुए हम एक कार्य और करेंगे कि वर्तमान में जो इलेक्शन कमीशन का कॉम्पोजिशन है वो किस प्रकार से। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कॉम्पोजिशन में आपको पता है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो वर्तमान में मिस्टर राजीव कुमार साहब है, और ये हमारे भारत के 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इसके अलावा श्री अनूप चंद्र पांडे साहब और मिस्टर अरुण गोयल, जिनकी रिसेंटली ही इनकी नॉमिनेशन हुई थी नवंबर 2022 के अंदर, ये तीनों भारत का जो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है उसको डील कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये एक संवैधानिक संस्था है एवं जो हमारा संविधान का भाग 15 है, और इसके अंदर जो आर्टिकल 324 से लेके 329 है, ये हमारे इलेक्शन कमीशन को डिफरेंट पावर्स देते हैं। तो आर्टिकल 324 तो इसके नॉमिनेशन को लेके है कि आपकी इसमें किस प्रकार से चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति होगी, और जो सब्सिक्वेंटली इसके अंदर जो आर्टिकल्स है 329 तक, वो डिफरेंट इसकी पावर्स को लेके है कि इलेक्शन कमिश्नर किस प्रकार के कार्य कर सकता है। नियुक्ति के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और एक चीज़ और, संविधान में जो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक समझाया गया था, उसके बाद जब हमारी जो संसद को ये महत्व लगा कि हमें इसके अलावा सुधार करने चाहिए, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, ये दोनों चीज़ें लागू की गई, जिसने इलेक्शन कमीशन को और पावर्स दी। जो ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसके अंदर इसमें केवल एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, अर्थात चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम से ही था, जो हमारा संविधान बताता है आर्टिकल 324 में, और इसके अंदर यह था कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगा। लेकिन समय के साथ जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी इंडिया की, और जो हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए, उन चीज़ों ने हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन को सिंगल बॉडी से मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। उसके एक इतिहास को भी हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारी चीज़ों की जानकारी हो जाए। तो साल 1989 की बात है, उस वक्त भारत के अंदर 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। सबसे पहली बात तो ये कि 1989 के अंदर हमारे 8th लोकसभा के इलेक्शंस थे। इसका आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि साल 1984 के अंदर जब हमारे 7th लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, उस वक्त यदि आपको पता हो कि 1984 के अंदर हमारी जो माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की, उनके बॉडीगार्ड्स थे, उन्होंने जो ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था, उसके विरोध के स्वरूप में उनका असैसिनेशन कर दिया गया था और उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद जो भारत के लोगों ने राजीव गांधी जी को सपोर्ट दिया, जो 40 साल की एज के अंदर भारत के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने, और उसके साथ ही वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी बने। तो 1984 में इनको उस वक्त 508 लोकसभा सीट में से 401 सीटों पे इनको जीत मिली थी कांग्रेस को, राजीव गांधी की लीडरशिप में। तो ये 1984 का चेंज एक बहुत बड़ा चेंज था भारत की राजनीति में, क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट आज तक किसी को नहीं मिला है। और
84 में इस मैंडेट के बाद में राजीव गांधी का स्टैचर जो है इंडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी हाई चला गया था और 1987 के अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन आए थे। उस इलेक्शन में जो हमारे राष्ट्रपति बने थे श्री आर वेंकटरमन साहब और उनके विरोध में मिस्टर नायर थे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। उस वक्त जो भारत की राजीव गांधी सरकार है और जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब थे उस वक्त मिस्टर RVS पेरी शास्त्री साहब, इन दोनों के बीच में एक आपस में विरोधाभास होने लगा और इस विरोधाभास के कारण सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर शास्त्री साहब हैं, शायद इसकी वजह से हमारी सरकार को 1989 में जो अगला 8वां लोकसभा का इलेक्शन था उसमें कुछ नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे क्या किया गया, सरकार के द्वारा मिस्टर प्रेसिडेंट के द्वारा उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लेके आए और उसके तहत उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर का और अपॉइंटमेंट कर दिया। तो ये 1989 की बात है जब पहली बार जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर था जो सिंगल मेंबर बॉडी था, उसको वहाँ से उन्होंने मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 1989 का जो इलेक्शन था वो कांग्रेस हार गई थी। राजीव गांधी सरकार जो बोफोर्स स्कैंडल में शामिल थी, उनके जो विदेश मंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, उन्होंने उनका विरोध किया था और उस विरोध के कारण VP सिंह साहब ने अपनी सरकार बनाई थी और कांग्रेस सरकार हट गई थी। हालांकि उस कांग्रेस सरकार ने हटने से पहले ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया था कि उन्होंने इसको सिंगल मेंबर बॉडी से मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया। तो ये 1989 का किस्सा आपके लिए ज़रूरी है। दूसरा एक और चीज़ मैं आपको इसमें साथ बता दूं कि ये एक पॉलिटिकल एंगल था। दूसरा यदि हम ऐसे भी देखें तो उस वक्त भारत के अंदर जो हमारी जो एज थी वोटिंग की वो 21 ईयर्स थी। तो उस 21 ईयर्स की वोटिंग एज को हमने उसी साल 1989 में 18 साल कर दिया था, जिस कारण से क्या हुआ, 18 वर्ष करने के कारण एक काफ़ी बड़ा तबका उस वक्त जो एक हमारे इस इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर आ गया, जिस कारण से हमारे वोटर्स बढ़ गए। तो इलेक्शन कमिश्नर जो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब देखते थे, उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर था। ये जो अमेंडमेंट किया गया वो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया था। तो ये भी हमारे पास एक जानने का मौका है। ये 2 ऐसे रीजंस थे, इस कारण से हमारी जो सिंगल मेंबर बॉडी थी इलेक्शन कमीशन, उसको हमने मल्टी मेंबर बॉडी बनाया और ये फ्रिक्शन का पॉइंट था, जिस कारण से भी एक ये पॉलिटिकल डिसीजन भी कह सकते हैं, जिस कारण से इसको एक मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। तो साल 1989 के अंदर लोकसभा के इलेक्शंस हुए और उस लोकसभा के इलेक्शन के हमने देखा कि जब 8वीं लोकसभा का गठन हुआ तो राजीव गांधी सरकार वो चुनाव हार चुकी थी और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सरकार बनाई। विश्वनाथ प्रताप सिंह खुद काफ़ी कंट्रोवर्सीज में रहे हैं कि उस वक्त याद है आपको कि इनका जो गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी के साथ में, तो वहाँ पर कमंडल और मंडल की राजनीति चली थी, क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी वो लागू करी थी। तो हिस्ट्री में इनका नाम मंडल कमीशन की सिफारिशों के लिए आज भी जाना जाता है और इस मंडल कमीशन की सिफारिश के कारण ही भारत के अंदर OBC रिजर्वेशन का एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसकी आग आज भी पॉलिटिकल एक मुद्दे के रूप में जलती है। तो इन्होंने सिंह साहब की सरकार आई तो इस सरकार ने सबसे पहले एक काम किया कि जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लेके आए थे, जिसके तहत उन्होंने जो हमारा सिंगल मेंबर बॉडी था इलेक्शन कमिश्नर और वहाँ से वो जो मल्टी मेंबर बॉडी हो गया था, इन्होंने उस मल्टी मेंबर बॉडी को दोबारा से सिंगल मेंबर बनाने के लिए साल 1991 के अंदर इन्होंने प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन जो आई थी उसको वापस ले लिया और इसके अलावा इन्होंने इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 को पार्लियामेंट में लेके आए और इसको पास कराया। इसमें उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो दोबारा से एक सिंगल मेंबर बॉडी होगा और यदि भविष्य में इसके अंदर कोई अन्य मेंबर जुड़ते भी हैं तो उन मेंबरों की जो रिटायरमेंट की एज होगी वो 62 साल होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एज 65 साल होगी। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर उसकी पावर होगी और जो मेंबर्स होंगे उनकी पावर हाई कोर्ट के जज के बराबर होगी। एवं यदि किसी आर्गूमेंट होता है उनके आपस में तो उसमें जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो चीफ इलेक्शन कमीशन के समकक्ष नहीं होंगे, मतलब कि वो उनके जूनियर्स होंगे। तो उन्होंने इस प्रकार से प्रावधान कर दिया था और इन्होंने उस मल्टी मेंबर बॉडी को दोबारा से सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया। ये घटना 1991 की है। आपको यहाँ से एक सीक्वेंस में चलना चाहिए कि 1889 के अंदर जो हमारी हमारे संविधान निर्माण के बाद से लगातार 1989 तक हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था वो सिंगल मेंबर बॉडी था। उसके बाद हमारा जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है 89 में मल्टी मेंबर हो जाता है और 1991 के अंदर
जो वीपी सिंह सरकार थी वो इलेक्शन कमीशन एक्ट लेकर उन्होंने अपना प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को वापस ले लिया था, वहाँ पे दोबारा से ये सिंगल मेंबर बॉडी बनता है। अब यहाँ पे एक नए व्यक्ति की एंट्री होती है जिसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इतिहास को बदल दिया। तो यहाँ पे टी.एन. सेशन साहब का अपॉइंटमेंट होता है एज ए इलेक्शन कमीशन, और ये बात है 1990s की दिसंबर की, जब टी.एन. सेशन साहब का इसमें अपॉइंटमेंट किया गया। तो उस वक्त टी.एन. सेशन के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक ही निष्पक्ष और इंडिपेंडेंट इंसान थे, और आपको पता है कि वीपी सिंह सरकार ने दोबारा से इलेक्शन कमीशन को सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया, और टी.एन. सेशन साहब ने इलेक्शन कमीशन को अपने हाथ में लिया और उन्होंने डेमोक्रेसी के संदर्भ में एक बढ़िया काम किया। इन्होंने रिफॉर्म्स किए, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हम आज फोटो आईडी युक्त हमारे जो वोटर कार्ड्स यूज़ करते हैं, ये आपका ही एक लाया हुआ एक इनोवेशन था, जिसने जो हमारे फर्जी वोटर्स थे उनकी संख्या में एक बहुत बड़ी गिरावट लेके आए थे। यहाँ पर जब टी.एन. सेशन साहब की पावर्स बढ़ती रही, तब कांग्रेस की तरफ से नरसिम्हन सरकार आए थे, और नरसिम्हन सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लेके आए, और उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन का एक्ट आया था 1991, उसके अंदर इस ऑर्डिनेंस से उन्होंने बदलाव किया, और बदलाव ला करके इन्होंने दोबारा टी.एन. सेशन साहब के साथ 2 और इलेक्शन कमिश्नर ऐड कर दिए, क्योंकि उनका ये मानना था कि टी.एन. सेशन साहब जिस प्रकार से पावरफुल हैं, उससे उनको कोई एक शायद पॉलिटिकल माइलेज ना मिले। तो यहाँ पे एक दोबारा से इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो हमारे साल 1993 के अंदर एक मल्टी मेंबर बॉडी बन जाता है, और साल 1993 के बाद से लेकर वर्तमान तक ये आज भी एक मल्टी मेंबर बॉडी है, जिसके अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 हमारे इलेक्शन कमिश्नर है। इसकी समरी मैं आपको यदि बताऊं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 1950 के अंदर संपूर्ण रूप से लागू हो गया था। यहाँ पे हमारे इलेक्शन कमिश्नर की स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ सिंगल मेंबर बॉडी थी। साल 1989 के अंदर जब आए तो उस वक्त हमारी जो एज थी वो 21 से 18 कर दिया गया, और राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम उनको थोड़ा सा हमारे शास्त्री साहब से, जो उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनसे थोड़ा सा डर भी था। इस कारण से उन्होंने वहाँ पर एक इनका 2 इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कर दिया। तो यहाँ पर 1+2 का स्ट्रक्चर आता है। इसके बाद 1991 के अंदर जब विश्वनाथ प्रताप सिंह से आपकी सरकार बनी, तो ये एक एक्ट लेके आते हैं, इलेक्शन कमीशन एक्ट, और इस एक्ट के तहत इसको दोबारा से ये सिंगल मेंबर बॉडी बना देते हैं, और ये सिंगल मेंबर बॉडी टी.एन. सेशन साहब के अपॉइंटमेंट तक चलती है। और जब टी.एन. सेशन साहब का पावर बढ़ता है, उस वक्त 1993 के अंदर इसको दोबारा टी.एन. सेशन साहब के साथ 2 व्यक्तियों को अपॉइंटमेंट किया जाता है, और तब से लेके आज तक साल 2023 तक ये जो बॉडी है वो 1+2 के स्ट्रक्चर पे काम कर रही है। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि ये जो 1+2 की बॉडी है, इसका अपॉइंटमेंट के लिए जो नया उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, उसके तहत काम किया जाएगा। ये एक इसकी हिस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी जानने, जिससे हमें एक लॉजिकल कंक्लूजन मिल सके कि आखिर में ये स्टोरी कैसे चल रही थी। अब यदि हम आज देखें कि पीआईएल के अंदर जिन लोगों ने इसके अंदर सुधार की बात की थी, उससे सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के अंदर किस किस चीज़ों को कैटर किया है और उसका जजमेंट क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेमोक्रेसी के लिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए हमारे पास जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो इस संगठन को हमें और मजबूत और स्वायत्त करने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपको पता है जो हमारी एआरसी कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, सेकंड एआरसी की, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी नियुक्ति के लिए मल्टी मेंबर बॉडी होनी चाहिए। एवं इसके अलावा ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ऐसी बहुत सारी बॉडीज़ है जो स्टैचुटरी बॉडी है या फिर वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो कि संवैधानिक संस्थाएं नहीं हैं, लेकिन उसके अंदर भी उनके मेंबर्स की जो नियुक्ति होती है वो कई समितियों के द्वारा होती है, और ऐसा प्रावधान एक संवैधानिक पद के लिए ना हो तो ये थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि बैलेंस नहीं करता है। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट था, उन्होंने यही कहा कि हमें यहाँ पे एक हाई पावर कमेटी बनानी है जिसके अंदर ये फॉलोइंग मेंबर्स होंगे और वो इसको नॉमिनेट करेंगे। इसके अलावा उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट बनाना चाहिए, जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको रूल मेकिंग पावर्स देनी चाहिए, उसके लिए अलग से उसका इंडिपेंडेंट बजट होना चाहिए, और जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको इम्पीचमेंट से एक प्रोटेक्शन होना चाहिए। जो इन इलेक्शन के लिए जो इनको फंड्स की ज़रूरत होती है उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या फिर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है इनके ऊपर निर्भर रहता है।
तो सुप्रीम कोर्ट का ये भी एक इसके अंदर आर्गूमेंट था, हालांकि ये डिसीजन नहीं है। उन्होंने ये कहा कि ये जो फंड्स मिलते हैं उनको डायरेक्टली कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, वहाँ से जो हमारा संचित धन है वहाँ से इनकी प्राप्ति होनी चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि जो हमारा ये निर्णय है जिसके अंदर एक कमेटी बनेगी, यह निर्णय केवल तब तक ही लागू रहेगा जब तक सरकार हमारी विधायिका के माध्यम से संसद कोई कानून ला करके इसको पारित ना कर दे और एक लॉ ना बना दे कि इस लॉ के माध्यम से नियुक्ति होगी, तब तक ये प्रैक्टिस की जाएगी। यहाँ पर इन सब चीज़ों को समझने के बाद जो हमारा मेंस के हिसाब से एक पर्सपेक्टिव बनता है और जो हमें एक अवेयर सिटीजन होने के नाते भी हमें पता होना चाहिए कि जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच, इसकी जो एक बड़ी डिबेट है, उस डिबेट में ये कहाँ बैठता है। तो देखिए, कुछ लोगों का, सबका अपना अपना मत है। जुडिशियल एक्टिविज्म वालों का ये कहना है कि देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो डेमोक्रेसी का पार्ट है, उसकी जो नियुक्ति होती है उसके अंदर विधायिका का, संसद का रोल होना चाहिए। क्यों जुडिशरी ने क्यों इंटरफेरेंस किया, उसको नहीं करना चाहिए था। और उनका ये कहना है कि ये जुडिशरी के द्वारा एक अपना जो इन एक्टिविटीज़ दिखाते हैं, एक्टिविज़म है, उसका पार्ट है। और कुछ लोग तो ब्लंटली कहते हैं कि जुडिशरी का तो यहाँ कोई लेना देना ही नहीं था, उन्होंने तो खुद अपना एक मेंबर ऐड करना था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इन्होंने ऐड कर लिया और इन्होंने विपक्ष को लेके आ गए। तो इस प्रकार से ये अपनी एक इंपॉर्टेंस बढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से कॉलेजियम सिस्टम के बारे में कहा जाता है उसी प्रकार से। हालांकि मैं इन मतों से एग्री नहीं हूँ। मेरा ये कहना है, देखिए, यदि सुप्रीम कोर्ट को अपना एक्टिविज्म दिखाना होता या इसको ओवररीच दिखानी होती तो वो तो सारे डिसीजन दे देते। उन्होंने ऐसा कहा है कि हम ये कमेटी का रिकमेंडेशन, ये कमेटी तब तक सलाह देगी जब तक हमारी जो पार्लियामेंट है वो कोई कानून ना बना दे। तो सुप्रीम कोर्ट तो हमारे जो 70 सालों से जो हमारी पार्लियामेंट को आर्टिकल 324 बोलता है कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा जब तक कि पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बना देती। तो 70 सालों से हमारी जो पार्लियामेंट ने काम नहीं किया, उस काम को करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक इंडिकेशन है कि आप ये काम कीजिए। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है कि इसका एक सचिवालय होना चाहिए, इसका फंड है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आना चाहिए, या फिर इसके पास अपने रूल मेकिंग की पावर्स होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो नहीं कि मैं इसको पावर देता हूँ, आज से इसके पास रूल मेकिंग पावर है या इसके लिए सचिवालय बनाया जाए, ऐसा कोई भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। तो उन्होंने एक गाइडेंस दिखाया है, उन्होंने एक पाथ दिया है जिस पाथ के ऊपर पार्लियामेंट हमारी काम कर सकती है। तो ये चीज़ें दिखाती है कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं है, ये जुडिशियल ओवररीच नहीं है, ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए एक नया अध्याय है। और ये एक तरह से जुडिशियल स्टेटमैनशिप की मैं टर्म्स देना चाहूँगा। ये टर्म मैंने किसी एडिटोरियल में पढ़ी थी, वहाँ से मैंने ये पिक करी है कि एक तरह से जुडिशियल स्टेटमैनशिप है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपको इस प्रकार से कार्य करना चाहिए, जहाँ मैं आपके कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके जो कर्तव्य हैं उस कर्तव्य को निभाने के लिए मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन केवल आपको पॉलिटिकल पावर नहीं देता है लॉ बनाने की, ये आपको एक जिम्मेदारी भी देता है, और उस जिम्मेदारी का एहसास यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपने इस निर्णय के द्वारा कराते हैं। इस निर्णय को हमने इन डेप्थ में पढ़ा है, क्योंकि जो केशवानंदा भारती केस था, इसका जजमेंट 24 अप्रैल 1973 को आया, और इससे रिलेटेड सवाल हमारे हर एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, मेन से भी पूछे जाते हैं, प्री में पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और आज भी लोगों की ज़बान पे इसकी डेट तक याद होगी कि सर ये जजमेंट इस दिन आया था। और इसको ये कहा जाता है कि इस केस ने हमारे भारत की जो डेमोक्रेसी है उसको सेव किया। इसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन दिया गया था, एक हमारा संविधान के मूल ढांचे का दिया गया था। ये जो हमारा केस है, जो PIL के माध्यम से फाइल किया गया, इस केस की मैं आपको ये कह सकता हूँ, यदि कोई कहता है कि ये डेमोक्रेसी की जीत है, तो इसके साथ ये भी देखना चाहिए कि ये डेमोक्रेसी की हार भी है। क्योंकि डेमोक्रेसी सही मायने में कब जीतेगी, जब हमारी संसद है वो संसद सही ढंग से काम करेगी। तो यहाँ पे संसद 7 दशकों से काम नहीं कर रही थी, इसीलिए न्यायपालिका को इंटरफेरेंस करना पड़ा। इसका मतलब ये हम स्पष्ट शब्दों में नहीं कह सकते कि ये डेमोक्रेसी की जीत है, बल्कि ये डेमोक्रेसी की हार है, क्योंकि आपकी संसद 70 साल से काम नहीं कर रही थी, जिसके लिए जुडिशरी को इंटरफेरेंस करना पड़ा। तो इसीलिए ये जो जजमेंट आया है और इस जजमेंट की जो इम्प्लीकेशंस है, यदि आपसे इन चीज़ों पर प्रश्न पूछे जाएं तो आप इसको इस प्रकार से ब्लंटली किसी एक साइड में जजमेंट ना दें, और इसको सभी एंगल्स को समझते हुए हॉलिस्टिक तरीके से इसको अटेंड करें। और मेंस जैसे क्वेश्चंस में, जैसे हमारे UPSC का जो मेंस इस साल 2023 का होने वाला है, और RS की जो वैकेंसी इस बार आएगी, उसके अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, जहां 10 मार्कर और 15 मार्कर के अंदर ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप
आपको इस इश्यू से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बना रहता है और हम आपकी इसी प्रकार से मदद करते रहेंगे। आई होप यू एन्जॉय दिस वेरी मच। थैंक यू सो मच।